इंटर की फिजिक्स की क्लासेस। देखिए, किसी भी कक्षा में या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले यदि आप एकेडमिक स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमें किस कक्षा में कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक उसके कवर करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट इतना वास्ट होता है कि अगर आपको पता नहीं होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है तो आपके लिए फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या क्या है। तो इंटर में जो आपका यूपी बोर्ड का सिलेबस है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पहला चैप्टर आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दूसरा स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तीसरा विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। चौथा है आपका गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। पांचवा है चुंबकत्व एवं द्रव, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये आपका छठा चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसको इंग्लिश में कहते हैं। सातवां है आपका प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। और आठवां है वैद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नवां चैप्टर आपका किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र है यानी कि रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। छठवां है आपका तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। 11वां चैप्टर आपका किरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति यानी कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसके बाद आपका परमाणु यानी कि एटम, नाभिक, न्यूक्लियाई। और 14वां चैप्टर जो आपका है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ विज्ञान और सरल प्रकृति। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। और लास्ट चैप्टर आपका जो है वो है संचार व्यवस्था यानी कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये 15 चैप्टर आपके इंटर में आपको कवर करने हैं। इनके चैप्टर वाइज जो टॉपिक आपको कवर करने हैं वो जैसे जैसे मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा उसके पहले आपको दे दिया करूंगा, ठीक है। ये शुरू करते हैं हम फिजिक्स का पहला चैप्टर। नाम है आपका वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। लेकिन आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है पहले आप वो देख लीजिए कि इस चैप्टर के अंदर आपको क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है वैद्युत आवेश क्या होता है, आवेश वाहकों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश का मात्रक, आवेश संरक्षण का नियम, मूल आवेश एवं आवेश का क्वांटीकरण, कूलाम का नियम पढ़ना है आपको, विद्युतशीलता पढ़नी है, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं पढ़ना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी है और इसके आवेशित कण पर बल पढ़ना है, बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी है। इसके बाद आपको वैद्युत द्विध्रुव पढ़ना है एवं उसका घूर्ण पढ़ना है। इसके बाद एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का घूर्ण पढ़ना है। फिर इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य पढ़ना है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पढ़नी है। इसके अलावा आपको क्या कहते हैं क्षेत्रफल वेक्टर, घनकोण पढ़ना है, वैद्युत फ्लक्स पढ़ना है, गॉस की प्रमेय पढ़नी है एवं उसका निगमन करना है। इसके बाद गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ने हैं, उससे कूलाम के नियम का निगमन पढ़ना है। ये है आपका चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो ये पहला चैप्टर है ये आपका स्थिर वैद्युतिकी से लिया गया है, ठीक है ना। कौन सी? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी के इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब ये कि इस पूरे चैप्टर में जब हम आवेश की बात करेंगे या विद्युत की बात करेंगे तो यहाँ पे आवेश स्थिर रहेगा यानी कि वो मूव नहीं करेगा, गतिमान आवेशित पार्टिकल नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये देखिए चीज आती है कि हमारा वैद्युत आवेश क्या होता है। देखिए, आज से लगभग 2500-2600 वर्ष पहले यूनान के एक दार्शनिक थे थेल्स। उन्होंने देखा कि अंबर नामक एक पदार्थ है जो कि रगड़ने पर छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। लेकिन उनकी इस बात को लगभग 2000 वर्षों तक कोई महत्व नहीं दिया गया। सन 1600 में एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर गिलबर्ट। उन्होंने देखा कि सिर्फ अंबर ही नहीं और भी कई पदार्थ जैसे कि गंधक है, कांच है, लाख है आदि भी
यह गुण रखते हैं। ठीक है, तो देखिए साफ है कि वस्तु में यह गुण घर्षण के कारण आता है और इसी गुण को आवेश कहा जाता है। यानी कि आवेश की परिभाषा क्या हो गई कि पदार्थों का वह गुण जो कि घर्षण के कारण वो अपनी छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं, यह गुण वैद्युत आवेश कहलाता है और वह कारण जिसके कारण यह गुण उत्पन्न हुआ वो विद्युत कहलाती है। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं? तो हम वैद्युत आवेश की परिभाषा लिख सकते हैं कि कई पदार्थ रगड़ने पर छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। पदार्थों के इसी गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं तथा वह कारण जिससे ये गुण उनमें उत्पन्न होता है, वो कारण क्या है? घर्षण, उसे विद्युत कहते हैं। जब कोई वस्तु या पदार्थ आवेश ग्रहण कर लेता है तो कहा जाता है कि वह वैद्युतमय यानी कि इलेक्ट्रिफाइड या चार्ज हो गई है। देखिए धनावेश तथा ऋणावेश, ये जो नाम थे सन 1750 में, कब? 1750 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या? फ्रैंकलिन। ये अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कुछ प्रयोग किए। प्रयोग क्या था? देखिए उन्होंने एक कांच की छड़ ली और उसे रेशम से रगड़ करके उसको लटका दिया। उन्होंने दूसरी कांच की छड़ ली, उसे भी रेशम से रगड़ा और जब उसको पास लेकर आते हैं तो क्या देखते हैं कि जो टंगी हुई छड़ है वो दूर हट जाती है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में तो एक जैसा आवेश आया होगा क्योंकि मटेरियल छड़ों का भी सेम है और उन्हें दोनों को रेशम से ही रगड़ा गया है। ठीक है, ऐसे ही एक प्रयोग और किया उन्होंने। दूसरा प्रयोग करते हैं कि इस बार उन्होंने आबनूस की छड़ ली, उसे बिल्ली की खाल से रगड़ करके लटका दिया। दूसरी आबनूस की छड़ ली, उसको भी बिल्ली की खाल से रगड़ कर लाए तो देखा कि इस बार भी जो टंगी हुई छड़ है वो क्या होती है? उस छड़ से दूर हट जाती है। यानी कि देखिए अब इन छड़ों में भी एक जैसा ही आवेश होगा क्योंकि देखो दोनों आबनूस की छड़ें हैं और दोनों को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया है। ठीक है, अगला प्रयोग वो जब करने जाते हैं तो क्या देखते हैं कि इस बार एक छड़ उन्होंने कांच की ली हुई है, उसको रेशम से रगड़ करके लटका दिया है। ठीक, दूसरा कि अब उन्होंने आबनूस की एक छड़ ली और उसे बिल्ली की खाल से रगड़ करके उसके पास लाते हैं तो क्या देखते हैं कि ये जो कांच की छड़ है ये उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। मतलब क्या हुआ? अब यहां से क्या पता चलता है कि जो रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ थी उसमें एक अलग आवेश था और जो बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई आबनूस की छड़ थी उसमें दूसरा आवेश था। क्यों? अगर एक जैसे आवेश दोनों में होते तो देखो एक जैसे आवेश वाली छड़ें एक दूसरे से दूर हट रही थी, लेकिन ये पास आई, इसका मतलब कि इन दोनों छड़ों में अलग अलग आवेश है। तो इसी को जो उन्होंने नाम दिया, जो आवेश कांच की छड़ में उत्पन्न होता है उसे उन्होंने धनावेश कह दिया और जो आवेश बिल्ली की खाल से रगड़ने पर आबनूस की छड़ में आ रहा है उसे उन्होंने क्या कह दिया? ऋण आवेश। ठीक, तो अगर हम इनकी परिभाषा लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? तो फ्रैंकलिन के प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाले। जो प्रयोग किए उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक तो वह कि जो रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न हुआ और दूसरा वह जो बिल्ली की खाल से रगड़ने पर आबनूस की छड़ में उत्पन्न हुआ। तो जो रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ में जो आवेश उत्पन्न हुआ उसे धन आवेश तथा बिल्ली की खाल से रगड़ने पर आबनूस की छड़ में जो आवेश उत्पन्न हुआ उसे ऋण आवेश कह दिया। दूसरा निष्कर्ष वो क्या निकालते हैं? कहते हैं कि सजाती यानी कि एक जैसे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी कि रिपल करते हैं। आपने देखा था कि कांच की जो छड़ें थी दोनों
इनमें एक जैसा आवेश था, वो एक दूसरे से दूर हट रही थी। या चाहे आप उसकी छड़ देख लीजिए, वो भी एक दूसरे से दूर हट रही थी। जबकि विजातीय यानी कि अलग अलग आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आपने प्रयोगों में देखा था कि जब बिल्ली की खाल से रगड़ करके आबनूस की छड़ कांच की छड़ के पास लाई जाती है, जो कि रेशम से रगड़ करके लटकाई गई थी, तो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के पास आ जाती हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है आवेश वाहकों का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कैरियर। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, आप सबको पता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो हमारे कोई भी पदार्थ है वो क्या बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम। एटम को दो भागों में पढ़ा जाता है, क्या क्या, एक तो नाभिक और दूसरी उसकी आउटर सेल यानी कि कक्षाएं। ठीक, अब इस परमाणु यानी कि जो एटम है, एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल यानी कि जिन्हें मूल कण कहते हैं वो होते हैं। वो तीन कौन होते हैं, एक तो न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होते हैं, नाभिक के अंदर। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहां पर हो गए। प्रोटॉन में चार्ज कौन सा होता है, प्लस का, यानी कि धनावेश होता है, तो यहाँ पे धनावेश हो गया। इसी वजह से किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है वो हमेशा धनावेशित होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं ये। ठीक है, इस तरह से। ये चीज समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है माइनस, यानी कि ऋणावेश होता है। तो देखिए, इस वजह से जो सेल होती हैं वो ऋणावेशित होती हैं। और ध्यान रखिएगा, जिस एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, और जो चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन में होगा उतना ही प्रोटॉन में होता है। बस फर्क क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो माइनस का होता है, जबकि प्रोटॉन में जो होता है वो प्लस का होता है। लेकिन जो उनकी क्वांटिटी यानी कि मात्रा है वो बराबर होती है। और होती कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो देखिए, इसी वजह से, क्योंकि ये मात्राएं बराबर हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं, इसी वजह से कोई भी नाभिक जो होता है वो अपनी मूल अवस्था में क्या होता है, आवेशहीन होता है। आवेशहीन यानी कि न्यूट्रल, जिसे इंग्लिश में कह देते हैं, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, मान लीजिए किसी, जैसे हम Na का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, Na, इसका परमाणु जो क्रमांक होता है वो 11 होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर 11 होता है। मतलब, और एटॉमिक नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हुई वो 11, प्रोटॉनों की संख्या भी हुई वो 11, यानी कि इसमें जो ऋण आवेश आया वो माइनस का 11 यूनिट आया। अगर इसको हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन में ये जो आवेश होता है उसे 1 यूनिट मान लें, तो 11 यूनिट हो गया। ऐसे ही प्रोटॉन में प्लस का 11 यूनिट हो गया। अब इन दोनों आवेशों को अगर हम जोड़ देंगे तो प्लस 11 से माइनस 11 कट जाएगा ना, आवेश यहाँ पे 0 हो गया ना। इसका मतलब कोई भी पार्टिकल आवेश नहीं होता है अपनी मूल अवस्था में। अब देखिए, इसमें आवेश आता कैसे। देखिए, कोई भी एटम अपनी बाहरी कक्षाओं को फिल करने की कोशिश करता है, आपको पता है। Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लीजिए, क्या होगा, पहली कक्षा में सबसे ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में इसके पास क्या बचा, 1, 2, 8, 10 और 1, 11। देखिए, तीसरी कक्षा का जो अष्टक है, ऑक्टेन नंबर इसका अपूर्ण है, तो ये क्या करेगा कि अपनी उस ऑक्टेन को पूरा करने की कोशिश करेगा। ऑक्टेन पूरा करने के लिए इसको 7 या तो किसी से मिल जाए या 1 ये त्याग दे। तो 1 त्यागना आसान है 7 लेने की अपेक्षा। तो ये क्या करता है, ये अपने नाभिक से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर निकाल देता है।
अब देखिए जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया, अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 10। 11 थे 10 बची। तो यहाँ पे ऋण आवेश आया, वो क्या आया? माइनस का 10 यूनिट। ठीक, लेकिन प्रोटॉन अभी भी नहीं निकला, प्रोटॉन अभी भी 11 है, तो प्लस का जो चार्ज होगा वो 11 यूनिट होगा। अब इनको जब आप जोड़ेंगे तो प्लस का 1 बच जाएगा, अर्थात ये जो +1 आता है यही आपका चार्ज होता है। तो जो Na जो आपका आयन बनाता है वो क्या बनाता है? Na+। ठीक है, ये प्लस दिखाता है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है। ठीक, दूसरा Cl का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। Cl क्या होता है? 17। देखिए फंडामेंटल स्टेट में इलेक्ट्रॉन 17, तो -17 यूनिट ऋण आवेश। ठीक, प्रोटॉन भी 17, तो प्लस का भी जो प्लस का आवेश आएगा यानी धन आवेश आएगा वो 17 यूनिट, जोड़ दीजिए 0, आवेशहीन हो गया ये। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 2, 8 और 7 आएगा। देखिए इसका जो तीसरी कक्षा है वो भी अपूर्ण है, 7 इलेक्ट्रॉन है, या तो किसी से एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, 7 किसी को दे दे। देखिए 7 इलेक्ट्रॉनों को अपनी कक्षा से बाहर निकालना काफी कठिन होगा, जबकि एक को उसके अंदर लेना आसान होगा। तो ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? 17 पहले थी, एक और आ गया तो 18 हो गई। तो माइनस का जो आवेश हुआ वो 18 यूनिट हो गया, जबकि प्रोटॉन अभी भी 17 ही थे। तो जो ऋण आवेश हुआ, सॉरी प्लस आवेश हुआ, वो अभी भी 17 यूनिट है। देखिए जब इनको सॉल्व करेंगे क्या बचेगा? -1, यानी कि इसमें माइनस का 1 आवेश ज्यादा हो गया, इसीलिए Cl जो आयन बनाता है वो Cl- बनाता है। अब आप ध्यान से देखिए कि जब किसी पदार्थों में आवेश आया तो प्लस आवेश आने पर क्या हुआ? प्लस आवेश आने पर उसके इलेक्ट्रॉनों में कमी हुई ना, पहले 11 थे, अब कितने बचे हैं? 10। जबकि माइनस आवेश आने पर उसके इलेक्ट्रॉनों में देखिए क्या होगा? बढ़ोतरी हो गई है, पहले 17 थे अब 18 हो गए हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही हमारे वैद्युत चालन का जिम्मेदार होता है, और वो क्यों होता है? क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रोटॉन नाभिक के अंदर बैठा हुआ है, तो किसी भी नाभिक से प्रोटॉन को बाहर निकालना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। प्रोटॉन को निकालना तो आसान नहीं है, लेकिन कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन जो कि बाहर होते हैं, इनको निकालना या इलेक्ट्रॉनों को किसी एटम में प्रवेश कराना आसान है। इसलिए हमारा जो वैद्युत चालन के लिए या आवेश चालन के लिए हमारा जो जिम्मेदार कण है वो इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इस सब चीजों से एक निष्कर्ष निकालकर हम क्या लिख सकते हैं? तो चूंकि हमारे आवेश चालन के लिए, वैद्युत चालन के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है, तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु का या पदार्थ का धन आवेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी प्रदर्शित करता है, जबकि किसी वस्तु या पदार्थ का यहाँ पे ऋण आवेशित होना चाहिए था, ऋण आवेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की बढ़ोतरी प्रदर्शित करता है। हमने अभी बताया था, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये अब पढ़ते, अब हमें क्या पढ़ना है? आवेश संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए ये सेम वैसा ही नियम है जैसे आप ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ते रहे हैं कि वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक स्थान या वस्तु से दूसरे स्थान या वस्तु पर स्थानांतरण किया जा सकता है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखिए इसको सिद्ध कैसे करते हैं? सिद्ध करने के लिए देखिए अभी हमने आपको बताया था कि जो भी पार्टिकल या एटम होता है वो अपनी मूल अवस्था में आवेशहीन होता है। तो मान लीजिए Na ले लिया जाए, Na अपनी मूल अवस्था में क्या होता है? आवेशहीन होता है, यानी कि इस पर अभी आवेश कितना है? 0। ठीक है, और Cl ले लिया जाए, Cl पे भी अभी आवेश कितना? 0, यानी कि अगर अभी भी इन दोनों के आवेशों को देखा जाए तो 0 और 0
जोड़ दीजिए, क्या है 0, यानी कि अभी भी आवेश कितना है 0 है। अब जब ये Na आयन बना लेता है, Na प्लस बनाता है, ठीक है ना, तो Na पे धन आवेश, 1 यूनिट धन आवेश आ गया, और Cl पे क्या आता है 1 यूनिट माइनस आवेश। अब अगर ये दोनों मिलकर के NaCl बना लें, नमक बना लें, तो देखिएगा Na पे 1 यूनिट प्लस आवेश था और Cl पे 1 यूनिट माइनस आवेश था। इन दोनों को सॉल्व करिए, मैथमेटिकली सॉल्व करिए, क्या है 0, यानी कि अभी भी आवेश क्या है 0 है। मतलब ये है कि आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन जो यूनिवर्स का जो पूरे यूनिवर्स का जो हमारा आवेश रहता है वो उतना ही रहता है जितना पहले था। अब आपको पढ़ना है वैद्युत आवेश का मात्रक, जो कि होता है कूलाम। ये कूलाम क्या है, ठीक है ना, कूलाम ये तो पता है कि आवेश का मात्रक है। अब कूलाम की परिभाषा कैसे देते हैं, ठीक है। देखिए कूलाम की जो परिभाषा है वो हम किसके आधार पर देते हैं, वैद्युत धारा के आधार पर। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वैद्युत धारा क्या होती है। तो हमने वैद्युत धारा की परिभाषा क्या लिखी, आवेश प्रवाह की समय दर को धारा कहते हैं। मतलब धारा बराबर आवेश की समय दर, समय दर जहां भी लिखा हो मतलब बटे में समय, ठीक। अब हमें निकालना है, किसका मात्रक निकालना है, आवेश का। तो ये कहां चला जाएगा, इसके साथ गुणा में, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, धारा गुणे समय, ठीक है। अब यदि धारा बराबर 1 एम्पियर और समय बराबर क्या हो जाए 1 सेकेंड, तब क्या होगा, तब आवेश बराबर क्या हो जाएगा 1 गुणे 1 बराबर 1, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। इसको सिर्फ सी भी लिख सकते हैं, सिर्फ इतना। तो 1 कूलाम क्या हो गया, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा, यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो उसमें प्रवाहित आवेश 1 कूलाम होगा। अब आता है मूल आवेश, यानी कि एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है। देखिए प्रकृति में उपस्थित सबसे छोटे आवेश को मूल आवेश कहते हैं, यानी कि हमारे यूनिवर्स में जो सबसे छोटा आवेश होगा उसे हम मूल आवेश कहेंगे। अब आपको पता है कि प्रकृति में जो सबसे छोटा कण होता है उसे हम क्या कहते हैं, एटम, ठीक है, एटम कहते हैं ना। अब एटम में भी 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, यानी एटम को कितने पार्टिकल में डिवाइड किया जा सकता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन आवेश चालन के लिए हमारा कौन जिम्मेदार है, इलेक्ट्रॉन। तो हम इलेक्ट्रॉन के आवेश, अब देखिए इलेक्ट्रॉन को और नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है ना, ये एक फंडामेंटल मूल कण इसी कहा गया है, इस कण को और नहीं तोड़ा जा सकता, यानी कि इसका जो आवेश होगा उसी को हम क्या कहेंगे, मूल आवेश। इसीलिए इसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि इसका मान 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम होता है। ये जो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को और नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए उसी के आवेश को हम मूल आवेश कह देते हैं। और इसे ई से लिखते हैं, किससे, ई से, ठीक है ना, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये हो गया आपका मूल आवेश, यानी कि एलिमेंट्री चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए इसका प्रकृति में पाया जाने वाला आवेश हमेशा E के पूर्ण गुणज, यानी कि E2E 3E 8E ऐसे ही होता है। ये कभी भी E की भिन्न, जैसे 1/2E 4/3E 5/7, इसे आप दशमलव में भी लिख सकते हैं, में कभी नहीं होता। मतलब देखिए अभी हमने पढ़ा कि E क्या है, E हमारा मूल आवेश है, यानी कि इससे छोटा आवेश हमें प्रकृति में नहीं मिलता। तो देखिए जब भी आवेश ट्रांसफर होगा या किसी वस्तु में होगा तो
या तो ई होगा या तो 2 ई होगा, यानी पूरे पूरे ई उसमें शामिल होंगे। जब इसको तोड़ा नहीं जा सकता तो इसकी भिन्नें कैसे बन पाएंगी? ठीक है ना, समझ गए? जब इसको तोड़ा नहीं जा सकता तो यानी कि जैसे 1/2 आधा ई लिखा हुआ है, या 4/3 जो कि 1.25 आएगा, ये ई लिखा हुआ है, तो ये सब जो जब इसको तोड़ा नहीं जा सकता तो इसको भिन्न में नहीं लिखा जा सकता। स्पष्ट है? अतः स्पष्ट है कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब कि उसे तोड़ा नहीं जा सकता। आवेश के इसी गुण को क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण या आवेश की परमाणुता कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। देखिए, सन 1785 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे कूलाम। उन्होंने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। इसके अनुसार दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी जो दिशा होती है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, क्योंकि देखिए बल जो होता है वो एक सदिश राशि होती है, तो उसकी दिशा भी जरूरी होती है बताना। देखिए, दो आवेशित कणों के बीच एक बल लगता है, वो हमें उस प्रयोग से जो आपके डॉक्टर गिलबर्ट ने किया था उससे पता चल गया था। एक जैसे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश दोनों को आकर्षित करते हैं एक दूसरे को, तो वहां पे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल वो आवेशों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हमें इस कूलाम के नियम का निगमन करना है, यानी कि डेरिवेशन करना है। तो डेरिवेशन के करने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो आवेश हैं Q1 और Q2, जो कि वायु या फिर निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, यानी कि जो हमारे आवेश हैं इनके बीच जो मीडियम है वो क्या है? या तो एयर है या फिर स्पेस है। तब कूलाम के नियम अनुसार इनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा? उन्होंने कहा था कि जो दो आवेशित पार्टिकल के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि आवेश कौन कौन से Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बीच की दूरी कितनी? r, उसका वर्ग यानी कि स्क्वायर, और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इन दोनों को मिला लिया जाए तो क्या हो जाएगा? अतः जो इन दोनों के बीच लगने वाला बल है वो Q1 Q2 यानी कि इन दोनों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए, अब क्या करेंगे? जब इसका हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा K, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब ये K क्या है? K आपका अनुक्रमानुपाती नियतांक है, यानी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक, इस K का मान जो है आपका किस किस पे डिपेंड करता है? आवेशों के बीच के माध्यम, आवेशों के बीच क्या माध्यम है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आवेशों, दूरी और बल के मात्रक पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी उनकी यूनिट्स क्या ली जा रही है उस पर डिपेंड करता है।
अगर माध्यम वायु या निर्वात में, वायु अथवा निर्वात हो तथा आवेश का मात्रक कूलाम दूरी का मात्रक मीटर और बल का मात्रक न्यूटन लिया जाए तो प्रयोगों द्वारा के का मान 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर आता है। ठीक है, अगर हम आवेशों के बीच माध्यम वायु, आवेशों का मात्रक कूलाम, दूरी का मात्रक मीटर और बल का मात्रक हम न्यूटन में, तो इस जो के का मान है वो 9 गुणे 10⁻9 आता है। ठीक है, तो इसका मान यहाँ पे हम रख सकते हैं। देखिए इधर, तब हमारा एफ क्या हो जाएगा, इस के की जगह क्या देती है 9 गुणे 10⁻9, 9 गुणे 10⁻9 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये आपका कूलाम का नियम है। ठीक, हम अपनी सुविधा के लिए, किसके लिए, सुविधा के लिए, कि हमें कोई दिक्कत ना हो आगे चल करके इस फॉर्मूले को याद करने में या इस फॉर्मूले को यूज करने में, क्या लेते हैं, के का मान जो लेते हैं वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, तब अगर के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे तब क्या हो जाएगा, रखिए यहाँ पर के का मान, तब एफ आता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। मात्रक क्या आएगा, बल है तो बल का मात्रक आ जाएगा न्यूटन। यही कूलाम का नियम है। अगर आपको पेपर में ये पूछा जाता है तो आपको इसका निगमन यानी कि डेरिवेशन यहां तक करना होगा। ठीक, ये आपका कूलाम का नियम का निगमन है। हमारे पास अभी देखिए क्या फॉर्मूला आया था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। ये फॉर्मूला जब होता है जब आपका आवेशों के बीच का जो मीडियम है, जो माध्यम है, वो वायु अथवा निर्वात हो, यानी एयर या स्पेस हो। अगर आवेशों के बीच कोई के परावैद्युतांक, कोई के परावैद्युतांक वाला पदार्थ रखा हो, पदार्थ हो, यानी कि अगर जो मीडियम है वो कोई एक परावैद्युत पदार्थ है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक है, जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, यानी कि परावैद्युतांक के हो, तब आपका एफ क्या हो जाएगा। ठीक, देखिए तब एफ में सिर्फ क्या चेंजेस आ जाते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये के परावैद्युतांक है, इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तब आपका ये नियम काम करता है। ठीक है, यहां तक आपको करना होता है। ठीक, यहां से आपका कूलाम का नियम खत्म हो जाता है।
कूलाम का नियम का निर्माण किया तो उसमें एक टर्म आया था एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मैंने बताया था कि क्या है, वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी है एयर या स्पेस की। अब ये विद्युतशीलता होती क्या है? देखिए, किसी पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने पर उसके द्वारा प्रदर्शित विरोध की माप बताता है, विद्युतशीलता कहलाता है। अर्थात यदि हम किसी पदार्थ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करें तो उसके द्वारा उस वैद्युत क्षेत्र का विरोध जो किया जाएगा उसकी माप जो बताता है वह गुण उसका विद्युतशीलता कहलाता है। यानी कि आप एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जो उसकी प्रतिरोधकता की माप बताता है। प्रतिरोधकता क्या होती है? उसके विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाए तो विरोध करे। रेजिस्टिविटी को जो मेजर करता है वही गुण आपका परमिटिविटी होता है। हमारे कूलाम के नियम में आया था वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट। इसका मान और इसकी विमा हमें निकालना है। तो देखिए, इसका मान ये एप्सिलॉन नॉट का मान, देखिए हमने वहां पर एक चीज रखा था, के दो मान रखे थे। एक तो हमारा के बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9, एक ये, और एक जगह के बराबर हमने रखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों ही मान हमारे के थे। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों मान आपस में बराबर हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9। मान हमें निकालना है एप्सिलॉन नॉट का, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पक्षांतर कर दीजिए। तो 1/4 पाई बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है तो 9 गुणे 10 की घात 9 पक्षांतर होकर बटे में आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आ जाएगा? 1/4 पाई पहले से है और 9 गुणे 10 की घात 9 में गुणा हो जाएगा। 9 गुणे 10 की घात 9, 1/पाई का मान आप खोल दीजिए 22/7 गुणे 9 गुणे 10 की घात 9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का मान लगभग 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आता है। तो ये हो गया आपका वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता का मान। देखिए, ये कांस्टेंट है और ये हर एक पदार्थ के लिए इसका मान अलग होता है। ठीक, अब इसकी विमा भी निकालनी है। तो एप्सिलॉन नॉट की विमा यानी कि डायमेंशन, देखिए यहीं से फिर से यहीं से निकाल, सॉरी यहां से मत निकालिए आप। F बराबर आपने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। देखिए, हमें एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालनी है ना, तो एप्सिलॉन नॉट पक्षांतर होकर यहाँ आ जाएगा और F कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब विमा रखिए सबकी, देखिए ऊपर विमा एक कांस्टेंट है, कुछ नहीं आएगी। Q1 की विमा 80, ठीक है। Q2 की विमा भी 80। देखिए Q क्या होता है? धारा गुणे समय आया था ना जब हमने आवेश बराबर, तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर की विमा ए होती है, समय टी से लिखते हैं और समय की जो विमा होती है वो होता है टी। ये इस तरीके से आपका जो आवेश की विमा आती है वो 80 आती है, ठीक है ना। इसकी भी 80, इसकी भी 80। नीचे 4 पाई कांस्टेंट, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। एफ आपका है बल, न्यूटन आता है इसका मात्रक, ठीक है ना। क्या होता है? m/10⁻²। एफ की जो विमा होती है वो m/10⁻² होती है। आर है आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस की विमा होती है एल, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा लीजिए। अब सॉल्व कर लीजिए। ऊपर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर टी स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा? m
l की पावर 1 यहाँ पर और 2 यहाँ पर 3 और t की पावर -2। ठीक है, इसको ऊपर ले जाइए तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले m लिखा जाता है तो m की पावर -1, इसके बाद l लिखते हैं तो l पावर -3, इसके बाद t लिखते हैं। देखिए यहाँ पर जो t की पावर है वो -2 है, ऊपर जाएगी तो प्लस की 2 हो जाएगी और 2 ये पहले से है तो t की पावर टोटल हो जाएगी 4 और a की पावर है 2। ये हो जाएगी आपकी विमा एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है, दूसरा टर्म आपके कूलाम के नियम में आया था परावैद्युतांक। अब ये परावैद्युतांक क्या होता है, सबसे पहले हमें जानना होगा कि परावैद्युत क्या होता है। ठीक है, देखिए ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत चालन के लिए कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। अतः इनमें जो होता है कि वैद्युत का प्रवाह नहीं होता। आप सिंपली ये कह सकते हैं कि ये एक तरह के कुचालक पदार्थ होते हैं। जब इनमें वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो इनके पृष्ठों पर एक प्रेरित आवेश आ जाता है, यानी कि जब इनमें वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो इनका सरफेस होता है इन पदार्थों का, वहां पे एक इंडक्टिव चार्ज आ जाता है। ठीक, इनके एग्जाम्पल हैं आपके कांच, रबर, लकड़ी आदि। अब परावैद्युतांक क्या होता है, परावैद्युतांक देखिए आपका जो किसी परावैद्युत पदार्थ की विद्युतशीलता, यानी कि किसी जो परावैद्युत पदार्थ की जो परमिटिविटी होगी और वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता, यानी कि जो वायु की परमिटिविटी जो हमने अभी एप्सिलॉन नॉट पढ़ी उस वो का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है, उस पदार्थ का परावैद्युतांक कहलाता है। इसे रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिलेटिव परमिटिविटी। अगर किसी पदार्थ की विद्युतशीलता हम एप्सिलॉन लें और वायु और निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट, इनका अनुपात क्या है, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक हमने क्या लिया था, के, यानी के बराबर क्या आ जाता है, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास। आप जरूर हमें बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और हाँ, थोड़ा बहुत जो कैमरे के फोकस में दिक्कत हो रही है उसको हम सही कर लेंगे। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कि हमारी जो अगली वीडियो आए वो आपको पता चल जाए। बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें। धन्यवाद।